हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी तमाम नए आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। बाज मासूम चेहरे हमें अक्सर फरेब दे जाते हैं। मजबूरी और बेबसी का ढोंग इतनी खूबसूरती से रचाते हैं कि सामने वाला अपनी हर चीज उन पर कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, मगर बाद में समझ आती है कि ऐसा हुस्न जमाल धोखे का दूसरा नाम है। मैं घर में दाखिल हुआ तो ड्राइंग रूम में बैठी लड़की को देखकर चौंक गया। मेरे कदम वहीं पर जम गए। ये बिल्कुल अनजान चेहरा था। इस चेहरे से मैं वाकिफ नहीं था और मेरे घर में बाहर की कोई औरत नहीं आया करती थी, ना मोहल्ले से और ना ही आस पड़ोस से। मेरी बीवी बहुत कम ही किसी से मिलना जुलना रखती थी, इसलिए इस लड़की की मौजूदगी मुझे गैर मामूली बात लगी थी। मेरी पहली नजर इस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं इसे जानता हूँ, इससे आशना हूँ या पहले भी कहीं देख चुका हूँ, लेकिन सही तरह से तो मुझे कुछ याद ना आया, मगर इसकी खूबसूरती ने मुझे मबहूत जरूर कर दिया था। मैं उसे तकता रह गया था। वो ना सिर्फ रंगत में बहुत गोरी थी, बल्कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो बहुत ही खास थी। मुझे देखकर उसने नजरें चुरा ली थी, जैसे उसे मेरा यूं देखना अच्छा ना लग रहा हो। मैं भी शर्मिंदा होकर 2 कदम पीछे हट गया था। मैंने भी वहां से कदम आगे बढ़ा दिए। मैं अंदर आया तो मेरी बीवी बावर्ची खाने में थी, शरबत के ग्लास को तैयार करके ही निकल रही थी। मैंने हैरत से पूछा, ये कौन है? उस लड़की को कैसे जानती हो तुम? तुम्हारी कोई जानने वाली है क्या? उसने इनकार में सर हिलाया तो मैं और हैरान हो गया और पूछा, तो फिर कौन है? किसे घर में बुला लिया है और यूं इस तरह मेहमान नवाजी कर रही हो? उसने इशारे से कहा कि कुछ देर सब्र करो, आकर बताती हूँ क्या माजरा है। और फिर मैं ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। मैं हैरत से सोचने लगा कि पता नहीं ये कौन सी लड़की है जिसे इसने घर में बुला लिया है। इसकी कोई जानने वाली भी नहीं। मेरी बीवी तो बहुत ज्यादा एहतियात करती थी, किसी से ज्यादा बोलचाल न रखती थी, ना ही खुद किसी के हाथ जाया करती थी, ना ही किसी और को आने की दावत देती। और वो तो भला की सिर्फ जरूरत के तहत ही दरवाजा भी नहीं खोलती थी। किसी गैर को अंदर बुलाना तो दूर की बात थी, इसे इन सब कामों से कोई रगबत न थी। कोई आधा घंटा गुजर गया और फिर मेरी बीवी उसे रुखसत करके अंदर आई। मेरी सवालिया नजरों में झांकते हुए कहने लगी, इस लड़की को मैं पहले से तो नहीं जानती। बेचारी बेवा लड़की है, किराए के मकान की तलाश में आई थी। उसे किराए के मकान की अशद जरूरत थी। किसी ने उसे बताया कि हमारा बराबर वाला घर खाली है जो कि हम किराए पर दिया करते हैं। तो वो दरवाजा बजाने लगी। अकेली लड़की थी, इसीलिए मैंने अंदर बुला लिया और फिर देखने में भी काफी अच्छी मालूम हो रही थी। अपनी बीवी की सारी बातों को नजरअंदाज करते मेरा जहन सिर्फ एक ही बात पर अटक गया था। मैं फिल वक्त इसी एक ही नुक्ते पर सोच रहा था। मैंने हैरत से अपनी बीवी से पूछा, बेवा लड़की? वो कोई 20 साल की लड़की थी क्या? वो बेवा है इस उम्र में? मेरी बीवी ने दुख से सर हिलाया और कहने लगी, बेचारी भरी जवानी में ही बेवा हो गई। किस्मत का कब पता होता, कब किस उम्र में किसे कैसे दिन दिखा जाए। ऊपर से ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। अब इस सारे मामले में इस बेचारी का क्या कसूर था? किस्मत तो देखो, बेचारी की यतीम थी, रहने को कोई ठिकाना ना मिला, इसीलिए अब जल्दबाजी में घर ढूंढ रही है ताकि रहने का कोई बंदोबस्त हो जाए, कोई बेहतरीन ठिकाना मिल जाए रहने को। अपनी बीवी की बातें सुनकर मैं अचंभे में पड़ गया। पहले तो मुझे इस बात पर ही यकीन ना आया कि वो बेवा है। उसके रंग ढंग, ओढ़ने पहनने का अंदाज देखकर तो ऐसा हरगिज भी नहीं लग रहा था। बेवा लड़कियों का हुलिया ऐसा तो हरगिज नहीं होता। मुझे सोच में डुबा देकर मेरी बीवी कहने लगी कि मैंने इसे एक घर किराए पर दे दिया है, वो शाम तक शिफ्ट हो जाएगी इस मकान में। अकेली लड़की है, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर घर किराए पर दिया है। दूसरे लोगों को घर किराए पर तो कब्जा छुड़वाने में ही बड़ी परेशानी होती है। पुराने लोग ही कितनी मुश्किल से घर छोड़कर गए हैं, न किराया देते थे न घर खाली करते थे। आए दिन की मुसीबत से भी छुटकारा मिल जाएगा। इनका जिक्र करते ही मेरी बीवी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था, क्योंकि वो लोग हमें बहुत परेशान करके गए थे। ना वक्त पर किराया देते थे और ना ही इनका घर छोड़ने का कोई इरादा था। हमने पुलिस में कंप्लेन की, तब जाकर हमें हमारे घर की चाबियां वापस मिली थी, वगरना इन लोगों का तो कोई इरादा ही नहीं था यहाँ से जाने का। और मेरी बीवी को इस सब की परेशानी अलग बनी रहती थी। मैंने बेगम से कहा कि ठीक है, तुमने किराए पर तो दे दिया घर, लेकिन ये बताओ, ये बेवा और यतीम लड़की किराया कैसे देंगी? इसके पास इतना सरमाया है घर का किराया दे सके? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी कहने लगी, अरे पैसा बहुत है इसके पास, इस बात की तो फिक्र ही मत करो। किराया तो वक्त से पहले ही दे दिया करेगी। इसके शौहर ने मरने से पहले इसके नाम पर कुछ दुकानें खरीदी थी, इन्हीं के किराए से गुजारा कर लेगी। किराया अदा करने में इसे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ससुराल वालों ने भी इसे रंजिश में निकाला है कि बेटे ने मरते मरते बीवी के नाम पर जायदाद कर दी। क्या हो गया जो इस बेचारी के नाम पर कुछ कर गया तो? मुझे तो इस बेचारी की कहानी सुनकर ही बड़ा दुख हुआ। ये ससुराल वाले ऐसे ही जुल्म करते हैं।
बहुत जालिम होते हैं, दूसरे की बेटी पर जुल्म करते इनके ज़मीर नहीं कांपते हैं। मेरी बीवी ने अपने दिल की भड़ास भी साथ ही निकाल ली। मेरे घर वालों से उसे अल्लाह वास्ते का बैर था, जबकि मेरे घर में एक बड़े भाई और भाभी के अलावा कोई नहीं था। मेरी बीवी की फिर भी इनसे नहीं बनती थी। हमेशा हर वक्त का झगड़ा रहता था और इसीलिए हम दोनों अलग हो गए थे। ये दोनों घर मेरी बीवी और उसके बाप की तरफ से ही मिले थे और इन्हीं घरों का जोम उसे बहुत ज्यादा था। मेरी बीवी ने 10,000 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए, कहने लगी, सिद्रा ये एडवांस किराया भी दे गई है। मैंने अभी कहा भी नहीं था, खुद ही किराया एडवांस मेरे हाथ पर रख दिया। इससे भली क्या बात हो सकती। अब बताओ, कोई परेशानी कोई है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो मेरी बीवी घर के कामों में मसरूफ हो गई और मैं सोचने लगा कि इस हसीन अप्सरा को मैंने पहले भी कहीं देख रखा है या फिर इसका हुस्न देखकर ही मुझे ऐसा लग रहा है। समझ नहीं आ रही थी मेरा दिमाग मुझे किस किस्म का सिग्नल दे रहा है। शाम को सिदरा अपना मुख्तसर सा सामान लेकर हमारे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो गई थी। मैं बाहर ही खड़ा था, उसने मुझे सलाम दुआ भी की और फिर खामोशी से सर झुकाकर अंदर चली गई। मैं उसकी शराफत का कायल हो गया था। वाकई बेचारी बहुत अच्छी थी, बस हालात ने उसे यहाँ तक पहुंचा दिया था। मुझे भी अब इससे हमदर्दी होने लगी थी। कुछ दिन गुजरे तो मेरी बीवी से भी इसकी बहुत अच्छी बातचीत हो गई। कभी मेरी बीवी इसकी तरफ चली जाती तो कभी वो हमारे घर आ जाती, मगर मेरे सामने वो हमेशा खामोशी रहती थी और नजरें भी झुकाए रखती थी। एक दिन मैं किसी काम से घर से बाहर निकला तो उसने मुझे आवाज देकर बुलाया। मैं हैरान हुआ क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसने मुझे आवाज देकर बुलाया हो। वो सर झुकाए दरवाजे पर खड़ी थी, कहने लगी, मुझे बुखार हो रहा है, मेडिकल स्टोर से दवा ला देंगे? मैं खुद नहीं जा सकूंगी। मैंने इनकार ना किया और उसके हाथ से पर्ची लेकर दवा लाकर उसे दे दी। उसने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर उस दिन के बाद से वो मुझसे छोटे मोटे काम कहने लगी। मैं भी ये सोचकर इनकार ना करता कि बेचारी अकेली है, मदद करना भी सवाब का काम है। मेरी सरकारी नौकरी थी, मैं सुबह जाता तो दोपहर 2 बजे घर आ जाता। उसके बाद मेरा सारा वक्त फारिग ही होता था। एक दिन मेरी बीवी बच्चों को सुलाने के लिए कमरे में ले गई तो मैं ऐसे ही सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंच गया और ये देखकर ठटक गया कि सिद्रा छत पर खड़ी थी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी सख्त गर्मी में वो छत पर क्या कर रही थी। मैंने एक नजर उस पर डाली तो उसकी नजरें भी मुझ पर पड़ गई। पहले तो मैं घबराई और फिर जल्दी से सीढ़ियां उतर गई। वो मुझे उसकी ये हरकत बहुत अजीब लगी थी। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, वहां कोई भी नहीं था और छत पर ऐसे ही कोई आसार नहीं थे ये कपड़े धोए या सुखाने के लिए आई हो। और फिर इतनी गर्मी में वो छत पर क्यों आई थी? कुछ देर में ऐसे ही यहाँ वहां नजर डालकर नीचे उतर आया था। जाने किस लिए वो इतनी तपती धूप में छत पर खड़ी थी, अकेली धूप, 3 बजे। मैं जानबूझकर पहुंच गया। अगले दिन भी मेरी बीवी रोजाना इस वक्त बच्चों को सुलाने के लिए कमरे में ले जाती थी और खुद भी साथ सो जाती थी। हमारे 2 छोटे बच्चे थे, सारा दिन उसे बहुत परेशान करते थे, इसीलिए दोपहर के 2 घंटे वो लोग सुकून से सो जाते थे। रोजाना इस वक्त मैं लाउंज में ही टीवी देखा करता था, मगर आज जानबूझकर ये देखने के लिए छत पर गया था कि क्या आज भी सिदरा छत पर मौजूद होगी या नहीं। और आखिरी सीढ़ी पर कदम रखते ही मैं हैरान रह गया। वो वाकई छत पर मौजूद थी और इस कदर तैयार थी जैसे किसी दावत में जा रही हो। अजीब बेवा लड़की थी, बहुत ज्यादा बन सवर कर रहा करती थी। उसकी यही हालत मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया करती थी। पहले मैंने सोचा कि वापस पलट जाऊं, लेकिन किसी ख्याल के तहत मैं उसी की तरफ भर गया। उसने मुझे अपनी जाने बाता देख लिया था। इससे पहले कि मुगल की तरह आज भी नीचे भागती, मैंने उसे खुद आवाज दी और सिदरा कहकर मुखातिब किया। वो उंगलियां चटकाती अपनी जगह पर खड़ी रही। मैं बिल्कुल दीवार के साथ पहुंच गया और उससे कहा, कोई काम है आपको? इतनी दोपहर में छत पर क्या कर रही हैं? क्या बात है? मेरी बात सुनकर उसने नजरें उठाई तो उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खोसा गया मैं। वो कहने लगी, कोई काम नहीं है, बस सारा दिन अकेली तन्हाई में परेशान होती हूँ। जब समझ नहीं आता क्या करूं तो छत पर आ जाती हूँ, कुछ वक्त यहाँ गुजारती हूँ, फिर वापस चली जाया करती हूँ। ये कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसा कि ऐसा सवाल करने की क्या जरूरत थी। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता था उससे ऐसा सवाल करने का। अकेली औरत कब तक चारदीवारी में कैद रह सकती है? शायद खुली हवा के लिए छत पर आती थी और मैं बिना सोचे समझे सवाल कर बैठा था। मेरे दिल में उसको लेकर बहुत ज्यादा तजस्सुस था। बहुत सारे सवालात भी थे कि वो बेवा कैसे हुई थी, इतनी कम उम्र में उसकी शादी क्यों हुई थी और फिर वो अब बिल्कुल तनहा क्यों है। और एक एक करके मैंने उससे सारे सवाल पूछ भी लिए। वो कहने लगी, मेरा शौहर बहुत अच्छा था, उससे बहुत मोहब्बत करता था और एक हादसे में उसका इंतकाल हो गया। हम दोनों की पसंद की शादी हुई थी, इसीलिए मेरे इकलौते भाई ने भी भाभी के कहने पर मुझे घर से निकाल दिया था। शौहर के मरते ही ससुराल वालों ने गुस्से में दरबदर कर दिया क्योंकि शौहर ने कुछ दुकानें मेरे नाम पर लिख दी थी। मेरे पास पैसे की कमी ना थी, लेकिन अब रिश्तों को और मोहब्बत को तरसती हूँ। मेरे पास ना ही रिश्ते हैं और ना ही इनमें मौजूद सुकून। कोई नहीं जिससे दिल का हाल बयान कर सकूं। वो भी दीवार के करीब चली आई थी। हम दोनों के दरमियान बस एक दीवार का फासला रह गया था। मुझे उसकी सांसों की आवाज तक महसूस हो रही थी और यही बात मेरे जज्बात को भार रही थी। एक जवान बेवा लड़की मेरे सामने थी और मैं उसकी खूबसूरती से नजर नहीं चुराया पा रहा था।
उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने जल्दी से उसके आंसू भी अपनी हथेली से पोंछ दिए थे। मेरी इस हरकत पर वो एकदम घबराकर मुझे देखने लगी, लेकिन मेरे धीरे से मुस्कुरा दिया। मैं उसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र ना करो, जब भी कोई बात हो मुझसे कह दिया करो, मुझे अपना खैर ख्वाह ही समझो। मेरे अपनायत भरे अंदाज पर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा बहुत साथ देते हैं, छोटे मोटे काम कर देते हैं, मेरे लिए यही बहुत है। किसी अनजान के लिए कौन करता है इतना। कुछ देर मैं उसके साथ ही हूँ, यूं ही बातें करता रहा, और फिर जब मुझे अंदाजा हुआ कि वक्त हो गया है कि अब मेरी बीवी उठकर कमरे से बाहर निकलेगी, तो मेरी जल्दी वापसी नीचे चला आया था। लेकिन इस दिन के बाद से मेरी और सिद्रा की मुलाकातों का सिलसिला रोजाना होने लगा। मैं रोज दोपहर को छत पर चला जाया करता और वो जैसे मेरा इंतजार कर रही होती। अब तो वो खूब सज धज कर आया करती थी, खिलखिलाकर हंसती थी, हर छोटी बड़ी बात वो मुझे बताती थी, दिन भर की रुदात सुनाया करती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे दरमियान बेतकल्लुफी भी बढ़ती जा रही थी, और ये सब करना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। सिद्रा को हमारे घर आए 1 महीना हो चुका था। महीना पूरा होते ही उसने वक्त पर किराया अदा कर दिया था। मेरी बीवी बड़ी खुश थी कि बड़ी अच्छी किराएदार मिली है, और मैं भी खुश था क्योंकि मुझे बीवी के साथ साथ बाहर वाली भी मिल रही थी। मैं अब आहिस्ता आहिस्ता सिद्रा के बहुत करीब हो चुका था। जब कभी दोपहर में मौका मिलता तो मैं छत की दीवार फलांग कर उसके हिस्से में चला जाया करता था, और वो भी इस बात पर कोई एतराज नहीं करती थी। मैं उसके साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारने लगा था। अब उसके आगे मुझे अपनी बीवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, और ना ही अपनी बीवी की खूबसूरती, और ना ही उसका अंदाज सिदरा जैसा था। वो खूबसूरत भी नहीं थी, इतनी दिल लुभा देने वाला अंदाज था उसका। कोई एक भी खूबी ऐसी ना थी जो मुझे सिदरा के अंदर नजर ना आई। मेरी बीवी तो हर वक्त बच्चों में मसरूफ उलझी हुई रहती थी, मगर एक बात बड़ी अजीब थी कि मैं जब भी सिदरा के करीब होता, उसे देखता, उसे बात करता, तो मुझे ऐसा लगता जैसे मैं इसे पहले से जानता हूँ, कहीं पहले भी इसे देख चुका हूँ। एक दो दफा यही बात मैंने उससे भी पूछी तो वो हंसते हुए कहने लगी, सारे हसीन चेहरे एक जैसे ही होते हैं। आपने किसी हसीन लड़की को देखा होगा और वही आपके जहन में बस गई होगी। एक दोपहर में सिदरा से मिलने के लिए छत की सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि घर का दरवाजा बज उठा। मैं दरवाजे पर गया तो मेरा दोस्त अकरम खड़ा था। मुझे देखकर मेरे गले लग गया। इतने अरसे बाद अकरम आया था, लेकिन मेरा इससे मिलने को दिल नहीं चाह रहा था। ये वक्त मेरा सिदरा के साथ गुजारने का था। पहली दफा मुझे अपने दोस्त के आने पर खुशी का एहसास नहीं हो रहा था, उल्टा मुझे उसका आना बुरा लग गया था। अकरम कहने लगा, यार मेरी शादी तय हो गई है, बस तुझे यही बताने के लिए आया था कि तुझे मेरी पूरी शादी में शरीक होना है। मैंने उसे मुबारकबाद दी और हैरान भी हुआ कि शादी कैसे कर रहा है तू। उसने तो कसम खाई थी कि वो कभी शादी नहीं करेगा, हमेशा तन्हा ही जिंदगी गुजारेगा। वो हंसकर कहने लगा, बस अब एक बेवफा के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। और फिर एक ऐसा सच मेरे सामने आया जिसके बाद तो मेरा शादी करना ना बेवकूफ़ी था। अकरम की बात सुनकर मैं चौंक उठा। वो किसी लड़की से मोहब्बत करता था, और फिर उससे बताया भी था कि इस लड़की की शादी किसी और के साथ हो गई है। यही वजह थी कि वो शादी ही नहीं करना चाहता था। मेरी और उसकी उम्र बराबर थी। मेरी शादी के बाद 2 बच्चे भी हो गए थे, लेकिन वो अब तक कंवारा था। अब अचानक ही ऐसी क्या बात हुई थी जो वो पुरानी मोहब्बत को भी भूलकर शादी पर राजी हो गया था, और बड़ा खुश भी था। और फिर अकरम ने मुझे एक अजीब बड़ी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान हुआ और मुझे यकीन भी नहीं आया। फिर मैंने कहा, अच्छा हुआ तो इस लड़की के चुंगल से बच गया, वरना आज तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी होती। अकरम ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और शादी की दावत देकर वापस चला गया। वक्त काफी हो गया था। मैं सिदरा से मिलने के लिए ना जा सका क्योंकि मेरी बीवी उठने वाली थी। अगले दिन मैं सिदरा से मिलने छत पर गया तो वो नाराज बैठी थी। कहने लगी, आप कल नहीं आए, मेरा दिल नहीं लगा। मैं आपका इंतजार करती रही और छत पर यहाँ से वहां टहलती रही, मगर आप नहीं आए। उसकी बातों में ढेरों शिकवे थे। मुझे यही फिक्र सता रही थी कि कहीं आपकी बीवी को पता न चल गया हो। सिदरा की बात सुनकर मैंने उसे बताया कि मेरा दोस्त आ गया था, बस इसीलिए नहीं आ सका। मेरी बात सुनकर उसने एक ऐसी बात कही कि मैं दंग रह गया। जब मैं कुछ देर बाद उसकी बात का कोई जवाब ना दिया तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगी, मैं आपका जवाब समझ गई हूँ। आप उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे थे। वो सीढ़ियां उतरकर वापस नीचे चली गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिरे थे। मुझसे बर्दाश्त न हुआ कि वो मुझसे यूं नाराज होकर जाती। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो ना रुकी। मेरे दिलो दिमाग पर एक सर्द जंग चलना शुरू हो गई थी। मुझे सिदरा वाला वाकया बहुत अच्छी तरह से याद था। इसके साथ वक्त गुजार कर मुझे सुकून मिलता था। मेरी बीवी के पास मुझे देने के लिए बहुत कम वक्त होता था। वो बच्चों में बहुत मसरूफ रहती थी। ऐसे में सिदरा का साथ मेरे लिए बहुत ही सुकून वाला था। लेकिन शादी के बारे में मैंने यही सोचा नहीं था। जब उसने शादी की बात की तो मेरे दिमाग में यही बात चलने लगी कि मुझे इससे निकाह कर लेना चाहिए, और ये कोई बुरी बात भी नहीं थी। दिल तरह तरह की दलीलें पेश कर रहा था। बेवा औरत से निकाह करने का सवाब होता है, बेवा औरत को सहारा देना चाहिए, अच्छी बात होती है, उसका घर बस जाएगा, उसकी जिंदगी में तो खुशियां आ जाएंगी, मुझे सवाब ही मिलेगा। सारा दिन मुझे इसी लम्हे याद आ रहा था। इतने अरसे से मैं नाजायज तौर पर उसके साथ था। इस वक्त मुझे कोई बात याद नहीं थी। कहते हैं ना कि आजकल का इंसान दीन को अपनी मर्जी के लिए इस्तेमाल करता है, बस कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त मेरा भी हो रहा था।
बेवा औरत से निकाह के सारे ख्वाब और फवायद मुझे अब याद आ रहे थे। जो पिछले इतने अरसे में अपनी बीवी को धोखा दे रहा था, वो मुझे याद ही नहीं था। तब तो मुझे दीन की कोई एक बात भी याद ना आई थी। मैं अजीब से भंवर में फंस गया था कि कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। अगले दिन मैं छत पर गया तो सिदरा छत पर नहीं थी। मैं छत की दीवार फलांगी और नीचे उतर गया। वो अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ी। वो रो रही थी। उसे इसी तरह रोता देखकर मेरा दिल इसके लिए नरम हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, ठीक है, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही उसके चेहरे पर खुशी आ गई। उसके आंसुओं ने मेरे फैसले को आसान कर दिया था। मैं भी मुतमईन था। अगले दिन हम दोनों मुकर्ररा वक्त पर कोर्ट पहुंच गए। मेरा इससे कोर्ट मैरिज करने का इरादा था। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सर झुकाए बैठी थी। वकील ने कागजात पर किए और फिर महर हक के बारे में सवाल किया तो सिदरा होल उठी। उसे हक महर में वो घर चाहिए था जिसमें वो रहती है। ये सुनकर मैं दंग रह गया और उससे कहा कि वो घर मेरी बीवी को उसके मैके से मिला है, उसे कैसे दे सकता हूँ? ऐसा तो मुमकिन नहीं था। वो कहने लगी, बेफिक्र रहे, वो घर भी आपका ही रहेगा। मैं वैसे ही हिफाजत के तौर पर वो घर इसलिए आपके नाम करवाना चाहती हूँ ताकि दोबारा कभी घर ना मेरा टूटे, बेघर ना हो सकूं। मैं वक्त पर किराया अदा करती ही रहूंगी। आपकी बीवी को भी कभी ये बात पता नहीं चलेगी। मैं सोच में पड़ गया था। मेरी बीवी ने बैंक से घर मिलते ही मेरे नाम पर ट्रांसफर कर दिए। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसका जो कुछ भी था वो सब मेरे नाम कर चुकी थी। हक महर में ये घर सिदरा के नाम करना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मेरे पास एक घर अपना भी था, मगर बाज सारी ये थी कि ये घर मेरी बीवी को उसके मैके से मिला था। वकील ने कहा कि इंतजार में था और मैं फैसला ही नहीं कर पा रहा था। सिदरा ने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, कोई परेशानी है? ऐसी कोई गलत बात तो नहीं कहती? मैंने मैं अपनी सारी जिंदगी आपके नाम कर रही हूँ। आप एक छत मेरे नाम नहीं कर सकते? उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया और फिर मैंने झूठ का सहारा लिया और सिद्रा से कहा कि वो घर तो मेरी बीवी के नाम ही पर है। मैं कैसे उसे तुम्हारे नाम कर सकता हूँ? सिद्रा कहने लगी कि मेरी बीवी ने खुद उसे बताया है कि इसने अपना सब कुछ मेरे नाम पर कर दिया है। मैंने कहा, हाँ, जुबानी तौर पर तो वो कह चुकी है, लेकिन अभी कागजात तैयार नहीं हुए, इसीलिए जब तक वो घर मेरा नहीं हो जाता मैं भी तुम्हारे नाम नहीं कर सकता। एक दफा घर मेरे नाम हो जाए फिर मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। फिलहाल तुम हक महर में जितना चाहे पैसा लिखवा सकती हो, लिखवा लो। वो सोच में पड़ गई और फिर उसने 1 लाख रुपए हक महर में लिखवा लिए और मुझसे वादा लिया कि मैं जल्दी वो घर उसके नाम कर दूंगा। उससे कम पर वो राजी नहीं होगी। मैंने भी वादा कर लिया कि हाँ, वो घर मैं उसके नाम पर ही करवा दूंगा। फिर वक्त यही के कहकर उसे राजी कर लिया था। मैं उससे निकाह करके लौट आया था और बहुत खुश था। मुझे सिदरा जैसी बीवी मिल गई थी। मेरी एक नहीं दो दो बीवियां थी। मुझे इस बात का जरा भी मलाल नहीं था कि मैंने अपनी बीवी बच्चों को धोखा दिया है, इनसे छुपाकर इतना बड़ा फैसला लिया है, अपनी बीवी की इजाजत के बगैर दूसरा निकाह कर लिया है। मुझे कोई शर्मसारी या पछतावा नहीं हो रहा था। उल्टा मैं तो उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मान रहा था। शाम हुई तो अकरम का फोन आ गया। कहने लगा, तुम भूल गए हो क्या? शादी शुरू हो चुकी है, तुम्हें आने का बोला था। यहाँ आकर अपना हिस्सा डालो कामों में। मेरा कमरा सजाने आ जाओ। कल बारात है और तू पता नहीं कहाँ है, गुम है। अम्मी भी बार बार तेरा पूछ रही थी। उसकी बात सुनकर मैं फौरन ही उसकी तरफ चल पड़ा। बहुत अरसे बाद मैं उसके घर गया था। मुझे देखकर वो खुश हुआ। उसने मुझे गले से लगा लिया और फिर कमरे की सजावट शुरू कर दी। थोड़ी बहुत सेटिंग भी करनी थी, वो करना भी शुरू की थी। फर्नीचर सेट करते हुए उसके कमरे में रखे पुराने शेल्फ को स्टोर में रखने वाली बात आई तो मैं और वो मिलकर किताबों को इस शेल्फ के स्टोर में पहुंचाने लगे। स्टोर में पहुंचकर शेल्फ सेट करते हुए वो कुछ किताबें मेरे हाथ लगने से गिर पड़ी। मैंने उठाकर वो किताबें जमाई तो उनमें मेरे दोस्त अकरम की डायरी भी थी। वो खुलकर गिर पड़ी। उसमें से कुछ खुश फूल गिरे थे। इसमें से एक तस्वीर भी निकल कर गिरी थी। तस्वीर के गिरते ही मैंने ऊपर उठाई। जैसे ही मैंने वो तस्वीर उठाकर डायरी में वापस रखनी चाहिए तो मेरी नजर तस्वीर के चेहरे पर जम गई थी। मैं फटी फटी आंखों से वो तस्वीर देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था इस चेहरे की असल हकीकत क्या थी। इतने में अकरम वहां चला आया। मेरे हाथ में तस्वीर देखी और वह तस्वीर देखते ही उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला और उस तस्वीर को फौरन जला दिया। मैं हक्का बक्का ये सब देख रहा था। जुबान में इतनी सकत भी नहीं थी कि पूछ सकूं ये कौन है। वो खुद ही कहने लगा कि पुरानी यादों को जला देना ही बेहतर है। इसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी इतने साल बर्बाद करके गुजार दी, इतना वक्त जाया किया, अपने जज्बात जाया किए, हत्ता कि इसकी खातिर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने चला था। सारी जिंदगी को तन्हाई के नाम करने चला था और बाद में मुझे पता चला कि ये किस खमाश की औरत है, कैसी वाहियात किस्म की औरत है। इसकी असलियत मुझ पर जल्दी ही खुल गई थी। इसका मेरी जिंदगी में ना आना ही बहुत अच्छा साबित हुआ था। मेरी तो वो माँ की दुआओं का नतीजा था जो मैं उस जंगल से निकल कर बच गया था। अल्लाह ने मुझे बचा लिया था, वरना ये तो पैसे वाले मर्दों से निकाह करती है और हक महर के लिए लेकर तलाक ले लेती है। अब तक न जाने कितनी शादियां भुगता चुकी है और अब भी न जाने किसकी जिंदगी बर्बाद कर रही होगी, किसके जज्बात से खेल रही होगी। उसने मुझे अमीर समझकर अपने जाल में फंसाया था
ताकि वो मुझसे भी मोटी रकम निकलवा कर अपनी राह ले ले। लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और उसे मुझसे कोई फ़ायदा नहीं पहुँचने वाला, तो ये खुद ही मुझे छोड़कर चली गई थी। और अच्छा ही हुआ था कि इस वक़्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं खाली हाथ ही अच्छा रहा था। पहले तो मैंने शादी ना करने का फ़ैसला किया था कि पूरी ज़िंदगी शादी के बगैर ही गुज़ार दूँगा। लेकिन फिर मेरे एक दोस्त के ज़रिए मुझे इसका सच पता चल गया। मैंने मालूमात की तो ये बात हकीकत साबित हुई और बस इसी दिन मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं शादी करूँगा। तब हकीकत जानकर शादी ना करने का फ़ैसला मुझे बेहतर ना लगा। ये कहकर अकरम तो वापस स्टोर से निकल गया था। वो जलती हुई तस्वीर फर्श पर पड़ी थी और साथ ही मेरा दिल भी सुलग रहा था। काश ये हकीकत कुछ देर पहले मेरे सामने आती तो मैं सिदरा के जंगल में न फंसता। अब मुझे समझ आ रहा था कि वो क्यों मेरा घर अपने नाम करवाना चाहती थी। बेवा और यतीम होने के बावजूद उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था। ना ही वो बेवा थी और ना ही यतीम थी। उसकी हरकतों की वजह से उसके घर वालों ने उसे निकाल दिया था और तलाक और बेवगी के नाम का बहाना बनाया करती थी। मैंने अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया कि न जाने क्यों मेरे दिल में ये बात आई थी कि मैं अपनी बीवी का घर इसके नाम ना करूं, और यही मैंने अच्छा फैसला बहुत किया था। हाँ, अलबत्ता लाख रुपए मैं हक महर में लिख चुका था और शायद वो घर नाम होने तक खामोशी से अपनी मासूमियत और सादगी में चोला पहनने वाली रहनी थी। मैं हारे हुए कदमों से घर लौटा। अगली दोपहर मारिया से मिलने के लिए उसके घर गया और उसे बताया कि मेरी बीवी के घर के नाम में मना कर दिया है। ये सुनकर वो बहुत आग बबूला हुई। कहने लगी, ये क्या बात है? आपसे एक काम ना हो सका? मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? आप मुझे एक छत नहीं दे सकते? तो मैं आपके निकाह में भी नहीं रह सकती। मुझे तलाक दे दें। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। वो कहने लगी, मैं आपकी बीवी को बता दूंगी। मैंने कहा, जाओ जाकर बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो खुद तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाल देगी। जैसे ही सिदरा मेरी बीवी के पास जाने का फैसला किया तो मैंने उससे कहा कि सोच समझ कर जाना, क्योंकि अब तक तुम जितनी तलाकें ले चुकी हो, इन सारे मर्दों से मेरी बात हो चुकी है। तुम अब सीधे हवालात जाओगी, क्योंकि तुम्हारे लिए वही छत ठीक रहेगी। ये सुनकर उसके उठते कदम रुक गए। उसने पलटकर मुझे देखा तो मैं मुस्कुरा दिया और उससे कहा कि मैं इसकी हकीकत जानता हूँ। उसके चेहरे का रंग बदल गया। मैंने उससे कहा कि मैं इसे तलाक नहीं दूंगा। वो चाहे तो खुला ले ले और इस घर से निकल जाए। लेकिन अब तक वो हर मर्दों की मजबूरी का फायदा उठाती रही थी और इस बार उसने फायदा नहीं उठाया था और खामोशी से अगले ही दिन हमारा घर खाली करके चली गई, क्योंकि वो जान गई थी कि मैं वाकई उसे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दूंगा। किसी सूरत माफी नहीं मिलेगी। मैंने अपनी बीवी के साथ धोखा किया था, उसकी सजा मुझे मिल चुकी थी। सिदरा के इस तरह अचानक जाने पर जहां मेरी बीवी हैरान थी, वहीं मुझे सुकून मिल गया था। मैंने अपनी बीवी को मोहब्बत से गले लगा लिया और उससे कहा, तैयार हो जाओ, हम डिनर पर चलते हैं। ये सुनकर वो हक्का बक्का हुई और जब तैयार होकर आई तो मुझे एहसास हुआ कि वो सिदरा नहीं, कहीं और ज्यादा हसीन थी, क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ थी। मैंने एक भूली भाली सूरत हसीन सरापे से धोखा खाया था। उसकी मासूमियत के पीछे छुपे असल चेहरे को पहचान नहीं सका।